नंबर पर यूनिट एरिया, यही बताया था मैंने आपको, ठीक है। एक्सेप्शन भी इसका लिखाया था कि कई बार ये एब्सोल्यूट काउंट ना करके, जो मैं आपको 3-4 एग्जांपल बताए थे किस किस का, लायन का और अपने ट्रीज वगैरह का, कैरेट ग्रास का एग्जाम्पल बताया था, ठीक है। नेटलिटी, नए बर्थ रेट बताए थे उस दिन भी, एन मतलब नए याद कर लो, एम मतलब मरे, मरे यानी डेथ रेट, एन मतलब नए यानी बर्थ रेट, ठीक है। 79 द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व शोइंग एस शेप, लॉजिस्टिक कर्व, कौन सा, लॉजिस्टिक। द किसको, हाँ सिग्मोइड बोलते हैं, एस को सिग्मोइड भी बोलते हैं, लॉजिस्टिक भी बोलते हैं, दोनों नाम आते हैं, ध्यान रखना, मैंने दोनों नाम लिखाए हैं आपको, सिग्मोइड भी और लॉजिस्टिक भी। जब हेडिंग लिखाई थी लॉजिस्टिक कर्व, उसमें लिखाया था एस मतलब सिग्मोइड शेप। द आर इन पॉपुलेशन इक्वेशन, जो पॉपुलेशन की इक्वेशन होती है उसमें आर क्या रिप्रेजेंट करता है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीजेस, स्वाभाविक वृद्धि की अंतर्जात दर, ऑप्शन बी, ठीक है। 81 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर, फ्लूइड बार्ड, ठीक है। 82 द कैरिंग कैपेसिटी के ऑफ ए पॉपुलेशन मींस, क्या, कांस्टेंट पॉपुलेशन नहीं होता, कैरिंग कैपेसिटी के मैंने लिखाया था, ऐसा ग्राफ बनाया था आपको उस दिन, ऐसा ग्राफ था, यूं चल रहा था ये, यहां पर बताया था ये एसिम्प्टोमेट कंडीशन है, एसिम्प्टोमेट लिखाया था के कैरिंग कैपेसिटी, जहां पर पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, सॉरी मैक्सिमम नंबर सस्टेन बाय एनवायरनमेंट, जब मैक्सिमम जितनी ग्रोथ है ना इस जगह पे आके हो जाएगी। इसके बाद आप देखते भी हो ना इस ग्राफ में कि यहाँ पर ये स्लो रहता है, उसके बाद देन ये एक्सीलरेट होता है, और यहाँ पर ये क्या हो जाता है, डी एक्सीलरेट हो जाता है। तो आप खुद मानोगे डी एक्सीलरेट होने के बाद कांस्टेंट कैसे रहेगा, घट रहा है, नियंत्रित। बट एक कंडीशन ऐसी आती है जिस पर आप कितने रिसोर्सेज को खत्म कर लो या फिर और सारी चीजें दे दो, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, बताया था। अरे के एन बराबर के होता है, कांस्टेंट नहीं होता, ये पॉपुलेशन कांस्टेंट कभी नहीं होती है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं होता है, ये मैंने लिखाया था, ध्यान रखना है इसको, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट वालों को तो बिल्कुल पता होगा ये क्वेश्चन, नीट से में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। इन लॉजिस्टिक ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ इज 83 क्वेश्चन नंबर 83, लॉजिस्टिक ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो देन रैपिड देन स्टेबल, यही सेम ग्राफ आ रहा है, स्लो देन रैपिड देन स्टेबल। उसके बाद 84 द इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट एंड अदर इज हार्म, पैरासिटिज्म, परजीविता। कॉमनसेलिज्म इज व्हेन बेनिफिटेड अदर अनअफेक्टेड, म्यूचुअलिज्म एग्जांपल लाइकेन, प्रीडेशन प्लस माइनस। फंक्शनल रोल ऑफ स्पीसीज इन इकोसिस्टम काल निके, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है तो। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाज प्रपोज्ड बाय गोजे एंड डिसअप्रूव बाय वेलेश, ठीक है, दोनों लिखाए थे मैंने, ठीक है, दोनों याद रखना है। कई बार इस बार ये दे दिया तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि डिसअप्रूव का आ जाए, तो ध्यान से पढ़ लेना एक बार क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था नीट के एग्जाम में इसलिए मुझे बहुत टाइम से याद है, ठीक है। इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन अकर्स बिटवीन, किस किस के बीच में, सेम स्पीसीज के बीच में होता है, बिल्कुल सही है। विच इज ए बायोटिक इंट्रैक्शन, कौन सी जैविक पारस्परिक क्रिया है, प्रीडेशन, ठीक है, परभक्षण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म, लायन एंड डियर, पैरासिटिज्म उसके ऊपर रहता है क्या, वो लायन एंड डियर किसका एग्जांपल है, कंपटीशन में होता है, दोनों को नुकसान होता है, या फिर प्रीडेशन कह सकते हो आप इसको, वो उसको खाता है। पैरासिटिज्म क्या होता है, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है वो। कसकटा ने विस्कस बताया था भाई, कसकटा अमरबेल बताई थी मैंने, क्या ऐसे नहीं मत किया करो यार, बहुत इजी पेपर बनाया था मैंने तो, और एनसीईआरटी रिवेलेंट पेपर है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक है, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ से। पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी जीरो, पॉपुलेशन ग्रोथ को कौन रिप्रेजेंट करता है, आर, अरे आर ही तो रिप्रेजेंट करता है, मैंने बताया था, बर्थ माइनस डेथ। तो अगर जीरो आ रहा है तो बर्थ और डेथ क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बराबर। ऑप्शन ए। इमिग्रेशन इंक्रीजेज पॉपुलेशन साइज बिकॉज, क्यों इंक्रीज करता है, इंडिविजुअल्स एंटर एरिया, ठीक है, व्यक्ति प्रवेश करते हैं उसमें। स्पीसीज इंटरेक्शन इन विच बोथ आर हार्म, दोनों हार्म किसमें होती है, कंपटीशन, ठीक है, प्रतिस्पर्धा। लॉजिस्टिक कर्व इक्वेशन dn by dt इक्वल टू आर एन ब्रैकेट के माइनस एन बाई
कि एक इक्वेशन थी, देखना भी नहीं था, अगर जिसको थोड़ा सा ही पता था, देखना भी नहीं था, ठीक है। विच टाइप ऑफ कर्व रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? जे शेप। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स आर एज डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्स रेशियो, natality एंड मोर्टेलिटी। 99 प्रीडेशन हेल्प इन, किस में हेल्प करता है? परवक्षण। मेंटेनिंग प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, लाइन लिखाई थी मैंने, ठीक है। टर्म पॉपुलेशन इकोलॉजी वाज यूज्ड बाय अर्नेस्ट हिकल, क्या है? अर्नेस्ट हिकल। आउट ऑफ 25, आउट ऑफ 25 किसके हैं? 25 में से 25, एनीवन रेज योर हैंड्स। नहीं है कोई? 24, 23, दो, ठीक है, दो लोग तो मुझे एलिजिबल मिले, योग्य। आपके 3 गलत हो गए, तीसरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ? कस, ठीक है। आर इंट्रिंसिक रेट। और आपके निकिता? ऐसा मत क्या करो यार, ठीक है। अब पिछले लेक्चर में अपन ने कहां तक पढ़ लिया था, ये बताओ मुझे, कहां तक पढ़ लिया था अपन ने पिछले लेक्चर में? प्रोडक्टिविटी कंप्लीट कर ली थी अपन ने। क्या कंप्लीट कर लिया था? प्रोडक्टिविटी अपन ने क्या कर ली थी? कंप्लीट कर ली थी। प्रोडक्टिविटी कंप्लीट कर ली थी, तो प्रोडक्टिविटी में मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्टिविटी मैंने कंप्लीट कर ली थी। प्रोडक्टिविटी के बाद अपन पढ़ेंगे क्या? डिकम्पोजिशन। क्या पढ़ेंगे? डिकम्पोजिशन, अपघटन। क्या पढ़ेंगे? डिकम्पोजिशन, अपघटन, ठीक है भाई। हेडिंग लिखो, डिकम्पोजिशन। क्या होता है डिकम्पोजिशन? कोई बता सकता है डिकम्पोजिशन के बारे में कुछ भी जिसको आइडिया हो? इनऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होना। वाह, उल्टा कर दिया। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में तोड़ना क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन कहलाता है, अपघटन कहलाता है। मेरे पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। आप खुद देखते हो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स ये आपको मिलेंगे कहां से? रॉ मटेरियल होगा इसका। क्या होगा? रॉ मटेरियल होगा। यानी जो डिकम्पोजिशन का रॉ मटेरियल होता है उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। वो हमारे लिए, यानी जो उनको यूज कर रहे हैं प्लांट, उनके लिए वो क्या होते हैं? नॉन यूजेबल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन यूजेबल होते हैं। वो उनको डायरेक्टली अपने प्रयोग में नहीं ले सकते, अपने यूज में नहीं ले सकते। तो उनको क्या करना पड़ता है भाई? आपको पता है कि मैं जब भोजन करता हूं तो मुझे खाना खाता हूं तो मुझे खाने के रूप में चाहिए। अरे क्या मैं डायरेक्ट फसल को खा सकता हूं? नहीं, ठीक है। उसके बाद जब उसके दाने को भी मैं डायरेक्टली नहीं खा सकता, यानी जब तक मुझे उसकी डिजायरेबल फॉर्म मेरे पास नहीं आएगी मैं उसको एब्जॉर्ब नहीं करूंगा, मैं उसको खा नहीं पाऊंगा। ऐसा होता है कि सूखा आटा खा लेते, नहीं खा सकते ना। अरे एक दिन खाओगे दूसरे दिन तो नहीं खा पाओगे। तो यानी कि कोई भी चीज है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको अगर उसका फूड या न्यूट्रिएंट्स जब तक उसकी एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ठीक है, अवशोषित अवस्था में उसको नहीं मिलता, यानी मेरी बॉडी उसको जब तक एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगी उस फॉर्म के अलावा अगर मैं उस चीज का इंटेक करता हूं तो वो मेरे लिए क्या है? नॉन यूजेबल है। क्या है? नॉन यूजेबल है, वो मेरे प्रयोग में नहीं आएगी। इसीलिए क्या करना पड़ता है? अपघटन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अपघटन, डिकम्पोजिशन करना पड़ता है। यानी उन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स को, उन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ना पड़ता है सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म या सिंपल न्यूट्रिएंट्स फॉर्म में। वो कौन से होते हैं? CO2, H2O एंड अदर मिनरल न्यूट्रिएंट्स। बिल्कुल, अदर मिनरल न्यूट्रिएंट्स, कुछ पोषक तत्व होते हैं या नहीं होते? तो उनको क्या करेंगे अपन? तोड़ के और जस्ट फॉर्म में वो आ जाएंगे, देन वो मेरे लिए क्या है? यूजेबल है, जब मैं उनको प्रयोग में ले सकता हूं। बात समझ में आ गई क्या? आगे का डेफिनेशन लिखो, द ब्रेक डाउन ऑफ complex organic matter into simple inorganic matter।
जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल या साधारण लिख सकते हो। खंडित करना, खंडित करना क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन कहलाता है। अरे समझ में आ गई क्या? जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल या साधारण कार्बनिक पदार्थों में खंडित करना क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन कहलाता है। अब आपको पता है डिकम्पोजिशन के लिए मेरे पास रॉ मटेरियल क्या है? डिकम्पोजिशन के लिए रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। इस डिकम्पोजिशन का रॉ मटेरियल क्या? किसका डिकम्पोजिशन होना है, ठीक, वो मेरे लिए रॉ मटेरियल भी होना जरूरी है। यानी उसके लिए जो कच्चा माल है, किसके लिए? अपघटन के लिए। किसके लिए? अपघटन के लिए कच्चा माल। किसी भी चीज को बनाने के लिए पहले उसका रॉ मटेरियल चाहिए होता है क्या? बिल्कुल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे? अरे बताया था मैंने आपको, डेड लीव्स, ठीक है। दूसरा बार्क, छाल पेड़ की, ठीक है। इसमें आ जाएंगी आपकी पत्तियां, छाल, और डेड रिमेन ऑफ एनिमल, मृत प्राणियों के अवशेष। अरे होते नहीं होते? मृत या प्राणियों के मृत अवशेष। और फ्लावर, पुष्प। ये मेरे पास क्या है? रॉ मटेरियल है। किसके लिए रॉ मटेरियल है ये? डिकम्पोजिशन के लिए। यानी कि डिकम्पोजिशन, अब आप देख रहे हो इनकी वजह से, या फिर ये डिकम्पोजिशन के जो रॉ मटेरियल है, ये किसी के अंदर भी सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में कोई भी मटेरियल प्रेजेंट नहीं है। किस फॉर्म में प्रेजेंट है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म में। किस में प्रेजेंट है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म में। अब मुझे इनको तोड़ना है, और तोड़ के क्या करना है? सिंपल फॉर्म में लाना है, जो मेरे लिए एब्जॉर्बेबल फॉर्म है। यानी उसको मिनरल्स की फॉर्म में लाऊंगा मैं। किस फॉर्म में लाऊंगा? मिनरल्स की फॉर्म में। तो आप ध्यान दो कि सबसे पहले जब मुझे इसको तोड़ना है, खंडित करना है, तो खंडन करने को क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। और वो अपने लिए खनिज के रूप में उपलब्ध हो जाए, उसको क्या कहते हैं? खनिजीकरण। क्या कहते हैं? खनिजीकरण, मिनरलाइजेशन। क्या कहते हैं? मिनरलाइजेशन, खनिजीकरण। तो आपको ये तो पता चल रहा होगा कि सर सबसे पहले मुझे इनको तोड़ना पड़ेगा, कि बिना तोड़े तो काम नहीं चलेगा। तो सब फर्स्ट प्रोसेस कौन सी हो गई? फ्रेगमेंटेशन। कौन सी हो गई? फ्रेगमेंटेशन। और सबसे लास्ट कौन सी हुई? मिनरलाइजेशन। क्योंकि मिनरल के रूप में जब तक मुझे नहीं मिलेगा, मेरे लिए यूजेबल वो नहीं है। तो हेडिंग लिखो, स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन, स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। स्टेप्स लिखो, ठीक है। इसके लिए मैं आपको देखो एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, ठीक है। याद रखोगे आप? सिंपल ट्रिक है, एकदम याद रह जाएगी आपको इजीली। ठीक है, लिखो भाई, ट्रिक बताता हूं आपके लिए, देखो। अपने एक फूलचंद जी हैं, वो क्या है? हेडमास्टर है। क्या है? हेडमास्टर। ठीक है, अब देखो कैसे क्या क्या आएगा इससे।
एफ मतलब फ्रेगमेंटेशन, एफ मतलब फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? खंडन। क्या कहते हैं भाई? खंडन। ठीक है। एल मतलब लीचिंग, क्या हो जाएगा? एल मतलब लीचिंग, हिंदी में बोलते हैं इसको निश्चालन। ठीक है, अरे समझ आई क्या? सी मतलब कैटाबॉलिज्म, क्या आएगा सी का मतलब? कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म को हिंदी में बोलते हैं उपघटन। ठीक है, उसके बाद एच मतलब हुमिफिकेशन, एच का मतलब क्या है? हुमिफिकेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको हुमीकरण। और लास्ट है मेरे पास क्या? अरे लास्ट क्या है? मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन, खनिजीकरण। अरे याद रह जाएगी क्या? पूरी प्रोसेस याद रह जाएगी। सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको इसको याद रखना है। कौन सबसे पहले कौन होगा? फ्रेगमेंटेशन होगा। कौन होगा सबसे पहले? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद लीचिंग, लीचिंग के बाद कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म के बाद ह्यूमिफिकेशन होगा। इस सीक्वेंस में चलना है, याद रखोगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। ठीक है, इसमें से आपको देखो कुछ मैं चीजें आपके लिए बताता हूं क्या याद रखना है। देख, इसमें जो फर्स्ट 3 स्टेप होती हैं, ठीक है, फर्स्ट 3 स्टेप कौन सी? फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबॉलिज्म। ये तीनों प्रोसेस एक साथ हो सकती हैं, यानी ऑल 3 प्रोसेस आर पैरेलल साइमल्टेनियसली। ये तीनों प्रोसेस एक उस रॉ मटेरियल के ऊपर लगातार हो सकती हैं, यानी एक साथ ऑपरेट की जा सकती है। बात समझ में आ गई क्या? ऑल 3 स्टेप्स कौन कौन सी? फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबॉलिज्म। ऑल 3 प्रोसेस आर रन साइमल्टेनियसली ऑन सेम टाइम। एक समय पर ये तीनों की तीनों प्रोसेस समांतर रूप से चल सकती हैं। बात समझ में आ गई? अगेन दो स्टेप्स, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, बोथ आर अकर्स इन सॉइल। दोनों की दोनों कहां होती हैं? ये मृदा के अंदर होती हैं, मृदा के मतलब भूमि के ऊपर या मृदा के अंदर, जस्ट थोड़ा सा होता है। ठीक है, याद रखोगे। यानी ये दोनों प्रोसेस कहां ऑपरेट होती हैं? इन सॉइल। कहां पर ऑपरेट होती हैं? सॉइल में। ये तीनों प्रोसेस कैसे एक साथ चल सकती हैं, एक साथ हो सकती हैं? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन कैन बी ऑपरेट साइमल्टेनियसली? उठा के देख लेना, 2018 और 19 का पेपर है, दोनों साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये कौन कौन सी? फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबॉलिज्म। These 3 steps can operate और ये दोनों प्रोसेस कहाँ कर्स होती है भाई? ये दोनों प्रोसेस कहाँ कर्स होती है? इनका आप लिख लोगे कहाँ होती है ये? बात समझ आ गई क्या? ये प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस सॉरी स्टेप्स होती हैं। क्या होती है? स्टेप। अब अपन 1 बाय 1 इनकी सारी स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। 1 बाय 1 स्टेप देखेंगे किस किस में क्या क्या होता है। सबसे पहले हेडिंग लिखो फ्रेगमेंटेशन। क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहले आएगा अपने पास क्या? फ्रेगमेंटेशन। तो देखो समझ लो फिर लिख लेना। ठीक है, सबसे पहले अपन करते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि सर मेरे पास जो
रॉ मटेरियल प्रेजेंट है उसको मैं क्या करूं, सिंपली छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दूं, ब्रेक डाउन कर दूं। क्या कर दूं, ब्रेक डाउन कर दूं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स में तोड़ दूं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स तोड़ दूं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूं उसको, ठीक है। तो ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। किसमें ब्रेक कर दिया मैंने इसको, छोटे छोटे टुकड़ों में। किसको कर रहे हैं, डेट्राइटस को। किसको कर रहे हैं अपन, डेट्राइटस, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर कौन है यहाँ पर, डेट्राइटस। इधर नहीं लिखा था शायद अपन ने, कहा नहीं लिखा था रे, इधर लिख लेना। रॉ मटेरियल होता है डिकम्पोजिशन का, उसको क्या कहते हैं अपन, डेट्राइटस कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, डेट्राइटस, ठीक है। ये हिंदी में बोलते हैं इसको अप्रद। डेट्राइटस क्या बोलते हैं, अप्रद। अप्रद को छोटे टुकड़ों में तोड़ना खंडन कहलाता है। क्या कहलाता है, खंडन कहलाता है। इसके बाद क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब उस टुकड़ों में तोड़ने के बाद सेकंड प्रोसेस कौन सी है अपने पास, अरे सेकंड प्रोसेस कौन सी है, लीचिंग है। क्या है, लीचिंग। हिंदी में पढ़ते हैं इसको निश्चालन। अब इसमें क्या होता है कि जिन जिन मैंने इस डेट्राइटस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा है, अब ये छोटे छोटे टुकड़े क्या करेंगे, इसमें से इन सारे छोटे टुकड़ों में से जो वाटर सॉल्यूबल है, कौन, जो वाटर सॉल्यूबल टुकड़े हैं, ठीक है, कौन से, जल में घुलित, जो जल में घुल जाते हैं वाटर सॉल्यूबल, ठीक है। जो जल में घुलने वाले टुकड़े हैं वो क्या करेंगे, सॉइल के अंदर चले जाएंगे। क्या कर जाएंगे, अंदर चले जाएंगे और प्रिसिपिटेट की तरह जम जाएंगे। किसकी तरह, प्रिसिपिटेट की तरह जम जाएंगे। और वो हमारे लिए कैसे हो जाएंगे, अनअवेलेबल। कैसे हो जाएंगे, अनअवेलेबल हो जाते हैं, अनुपलब्ध हो जाते हैं। वो हमारे लिए काम नहीं आ सकते क्योंकि वो सीधे सॉइल इरोजन में चले जाएंगे, मृदा के उसमें चले जाएंगे नीचे, तो वहां से उनको अपन नहीं निकाल सकते। नहीं, वो कैसे तरह किस फॉर्म में प्रेजेंट हो जाते हैं, अनअवेलेबल साल्ट की तरह वो क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, अनअवेलेबल साल्ट की तरह प्रेसिपिटेट। इस पूरे डेट्राइटस में से कौन होगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निश्चालन लीचिंग किस प्रकार के उसमें डेट्राइटस होती है, वाटर सोल्यूबल। किस पे होती है, वाटर सोल्यूबल। क्वेश्चन पूछ ले ऑयल सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, बोथ, नन ऑफ दिस। याद रखना है कौन से, वाटर सोल्यूबल। कौन सा याद रखोगे, वाटर सोल्यूबल, ठीक है। नहीं नहीं वाटर सोल्यूबल होते हैं भाई। अरे यार किसका, वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। वाटर soluble organic matter goes down into soil
अरे बात समझ में आ गई क्या? लीचिंग समझ आ गया सबके? आ गया सबके? क्या होगा कि जो मैंने तोड़ा, मतलब जो जो टुकड़े मैंने तोड़े, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स में जिसको तोड़ा, उसको मैंने क्या किया, जो उसमें वाटर सोल्यूबल थे, ऑर्गेनिक मैटर जो वाटर सोल्यूबल था वो घुला और कहाँ चला गया, सॉइल इरोजन में चला गया, मृदा के उसमें चला गया पैटर्न में, ठीक है, और वहां जाके वो किस तरह प्रेजेंट हो गया, अनअवेलेबल साल्ट की तरह क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। अब तीसरी स्टेप कौन सी है, कौन सी है, कैटाबोलिज्म। कौन सी स्टेप है, कैटाबोलिज्म। थर्ड स्टेप है कैटाबोलिज्म। अब आप देख रहे हो कैटाबोलिज्म कैसा होगा, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कैटाबोलिज्म इस पूरी प्रोसेस में एक एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है। ये कैसी प्रोसेस होती है, एंजाइमेटिक प्रोसेस, यानी इसके अंदर किसका यूज होता है, एंजाइम्स का यूज होता है। किसका यूज होता है, एंजाइम्स का यूज होता है। ये कैसी प्रोसेस है, एंजाइमेटिक प्रोसेस है भाई, ठीक है। इसके अंदर एंजाइम्स काम आते हैं। कौन कौन से एंजाइम काम आते हैं, तो बैक्टीरियल एंजाइम और फंगल एंजाइम, ठीक है। ये कौन कौन से काम आते हैं इसके अंदर, बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम काम में आते हैं। यानी कैटाबोलिज्म क्या होगा कि बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स डेट्राइटस को क्या कर दूं मैं, डिग्रेड कर दूं। क्या कर दूं, डिग्रेड कर दूं, एंड अगेन उनको मैं और छोटा कर दूं। यानी कि द ब्रेकडाउन ऑफ, याद कैसे रखोगे, द ब्रेकडाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू मेनी स्मॉल पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। कौन कौन से, बैक्टीरियल और फंगल। या फिर आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, देखो बताता हूं आपके लिए, बाय द help of bacterial and fungal enzymes breakdown of organic matter into simple इनऑर्गेनिक मैटर। अरे समझ आ गई की बात, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कह सकते हो। अब वो हमारे लिए किस फॉर्म में आ जाएंगे, अकार्बनिक तत्व की फॉर्म में आ जाएंगे, पोषक तत्व की फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। किसकी हेल्प से हो रहा है ये काम, एंजाइम्स की हेल्प। याद रखना ये पहली एक ही मात्र प्रोसेस है जिसके अंदर एंजाइम्स काम आते हैं, ठीक है। एंजाइम इसी प्रोसेस में काम आते हैं, बाकी किसी भी प्रोसेस में एंजाइम काम नहीं आते। कौन सी प्रोसेस, कैटाबोलिज्म। कौन सी प्रोसेस, कैटाबोलिज्म। अब चौथी प्रोसेस कौन सी है मेरे पास, अरे चौथी प्रोसेस कौन सी है, हुमिफिकेशन। कौन सी है, हुमिफिकेशन। हुमीकरण। अब आप देखते हो कि हुमिफिकेशन के अंदर हुमिफिकेशन में क्या हो रहा है, हुमिफिकेशन में क्या होगा भाई, बताओ, बोलो सही। अरे हुमिफिकेशन में क्या होगा, अब ये मेरे पास क्या होता है, डार्क कलर का एक्यूमुलेशन प्रेजेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक डार्क कलर का कलर इनके ऊपर लग जाता है, एमोर्फस क्रिस्टल लग जाते हैं। उसको क्या कहता हूं मैं, हुमस कहता हूं। क्या कहता हूं, हुमस कहता हूं, ठीक है। द एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर सब्सटेंस किसके ऊपर, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, ठीक है। डार्क कलर accumulation on amorphous substance, ठीक है। गहरे रंग का वो क्रिस्टलीय जो रहित कलर लग जाता है, ठीक है, हिंदी में समझ जाना है इसको, ठीक है, वो होता है डार्क कलर का एक्यूमुलेशन हो जाता है। अब ये यहां से कैसा दिखने लग जाएगा, एकदम डार्क ब्लैक कलर का। कैसा अपीयर होगा, ये डार्क ब्लैक कलर का दिख जाएगा अपने को, ठीक है, डार्क ब्लैक कलर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है भाई, किसकी, हुमस की। यहां से कौन बना, हुमस बना। कौन बना मेरे पास, हुमस, ठीक है। अब इस हुमस की कुछ प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन सी होती है इस हुमस की प्रॉपर्टी, वो देखो। ये हुमस होता है, ठीक है। हुमस कैसा होता है भाई, डार्क कलर होता है। पहली प्रॉपर्टी में लिख दी, कैसा होता है ये,
डार्क कलर होता है, उस डार्क कलर के अलावा डिकम्पोजिशन एक्सट्रीमली स्लो रेट होता है, इसका सबसे धीमा दर होता है क्या, डिकम्पोज होने का, यानी एक्सट्रीम स्लो रेट से क्या होता है, ये डिकम्पोज होता है, ठीक है। डिकम्पोज एट एक्सट्रीम स्लो रेट, एक्सट्रीम स्लो रेट, बहुत धीमी दर से क्या होता है, ये डिकम्पोज होता है। और क्या है इसका तीसरा, कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट रिजर्वियर होता है, कैसा होता है ये, न्यूट्रिएंट रिजर्वियर होता है, पोषण का भंडार होता है ये, ठीक है, पोषण भंडार, इसके अंदर पोषक तत्व तो बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर, ह्यूमस के अंदर। और क्या होता है ये, उच्च प्रतिरोधी होता है, हाईली रेजिस्टेंस होता है, कि इसको कोई सिंपली डिग्रेड नहीं कर सकता है, ठीक है, हाईली रेजिस्टेंस टू डिग्रेड, हाईली रेजिस्टेंस टू डिग्रेड, उच्च प्रतिरोधी। ये मैंने किसकी प्रॉपर्टी बताई, ह्यूमस की प्रॉपर्टी बताई, किसकी बताई, ह्यूमस की प्रॉपर्टी। अरे नोट कर लिया क्या तुम सभी ने, तो फिर किस बात पे बताओ, क्या बात हो गई, ठीक है लो कर लो, ये नहीं किया था, और इससे पीछे वाला कर लो नोट डाउन। ये नोट डाउन कर लिया, आगे वाला ये नोट करो, ये भी नोट कर लिया। अब अपने पास इसकी लास्ट स्टेप बची है, लास्ट स्टेप क्या है, मिनरलाइजेशन। कौन सी लास्ट स्टेप मेरे पास, मिनरलाइजेशन। अब आप देखो कि कैटाबोलिज्म में भी एंजाइम लग रहे हैं, किसमें, कैटाबोलिज्म में एंजाइम लग रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कैटाबोलिज्म में जो एंजाइम लग रहे हैं इन्हीं को किसमें डालते हैं, मिनरलाइजेशन। बट ऐसा नहीं है, वहां पर काम किसके थ्रू होता है, एंजाइम्स के, सॉरी माइक्रोब्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, माइक्रोब्स। यहां पर किस पे एक्शन हो रहा है, कैटाबोलिज्म में एक्शन किसका हुआ, डेट्राइटस का। अरे डेट्राइटस को तोड़ा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स।
अब अपन कैटाबोलिज्म में, कैटाबोलिज्म को सॉरी मिनरलाइजेशन कर देंगे किसका, ह्यूमस का। किसका करेंगे, ह्यूमस का। याद रहेगी बात। वहां पर भी कुछ माइक्रोब्स लगते हैं, वो बैक्टीरियल माइक्रोब्स हो सकते हैं, फंगल माइक्रोब्स हो सकते हैं, और भी अदर हो सकते हैं जो यूजफुल हैं। यीस्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, फंगल हो सकते हैं, बैक्टीरियल हो सकते हैं, वायरल भी हो सकते हैं, ठीक है, मे बी। बट आपको याद क्या रखना है कि कैटाबोलिज्म होता है वो किसके ऊपर होता है, डेट्राइटस के ऊपर। किसके ऊपर होता है, डेट्राइटस। और मिनरलाइजेशन होता है वो किसके ऊपर होता है, ह्यूमस के ऊपर। किसके ऊपर, ह्यूमस। ऐसे भी याद रखते हो, ह्यूमिफिकेशन के बाद आता है तो जो भी प्रक्रिया होगी किसके ऊपर होगी, ह्यूमस के ऊपर, क्योंकि वहां भी माइक्रोब्स का यूज होता है। बात समझ में आ गई क्या, किसका यूज होता है, माइक्रोब, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है। लास्ट स्टेप लिखो, मिनरलाइजेशन, फिफ्थ। मिनरलाइजेशन, खनिजीकरण। खनिजीकरण में क्या होता है बताओ भाई, अभी बताना वो क्या होगा खनिजीकरण में। सिंपली क्या होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, मुझे ये बता दो सिंपली क्या होगा। ह्यूमस को डिग्रेड कर दूं मैं। अब मेरे पास ह्यूमस बन गया था, ह्यूमस बनना मतलब ह्यूमिफिकेशन हुआ। अरे ह्यूमस बनने की प्रोसेस ही तो ह्यूमिफिकेशन कहलाती है। अब मुझे क्या करना है, ह्यूमस को डिग्रेड करना है। क्या करना है, ह्यूमस को डिग्रेड करना है। किसके अंदर, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में। किसमें, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। तो ह्यूमस degrades into simple inorganic nutrients with the help of, किसकी हेल्प से, माइक्रोब्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से, माइक्रोब्स की हेल्प से, ठीक है भाई। सूक्ष्म जीवों की मदद से, सूक्ष्म जीवों की मदद से ह्यूमस को साधारण अकार्बनिक पोषक तत्वों में बदलना। क्या कहलाएगा आपका, खनिजीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, खनिजीकरण। ये पूरी स्टेप्स हो गई। क्या हो गई, 5 जो स्टेप्स थी मेरी, किसकी स्टेप, डिकम्पोजिशन की। ऐसा नहीं रामायण खत्म हो जाए पता है राम कौन था, ठीक है। डिकम्पोजिशन की स्टेप्स अपन ने क्या कंप्लीट कर ली। 5 स्टेप मेरे पास हैं, इनमें मैंने डिकम्पोजिशन को पढ़ लिया। अब मुझे ये बताओ कि डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस है, कुछ फैक्टर्स भी होंगे जो इसको अफेक्ट करेंगे, और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो इसको फेवर भी करेंगी। डिकम्पोजिशन ऐसी प्रोसेस है जो अफेक्ट भी होगी और फेवर भी होगी। यानी कुछ ऐसे घटक होंगे जो इसको क्या करेंगे, फेवर करेंगे, और कुछ इसको क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लिखो, फैक्टर अफेक्टिंग चलो यहाँ लिखता हूं, हाँ, फैक्टर अफेक्ट्स डिकम्पोजिशन, फैक्टर अफेक्ट डिकम्पोजिशन and favorable condition, and favorable conditions। फेवरेबल कंडीशन किसके लिए, डिकम्पोजिशन के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस हैं, और कुछ क्या है मेरे पास, फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो मेरे पास 2 ही ऐसे फैक्टर होते हैं। पहला तो क्या है, इसका केमिकल कंपोजिशन कैसा है। क्या है भाई, इसका केमिकल कंपोजिशन कैसा है। भाई ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स तो बहुत सारे होते हैं, बट उसमें कौन सा है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस, ठीक है। अपरद का रासायनिक रूप, ठीक है, कि वो कैसा उसका केमिकल कंपोजिशन है उस हिसाब से। और दूसरा क्या होगा बताओ भाई,
क्लाइमेटिक कंडीशन। क्या? क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी उसको क्लाइमेट भी, क्लाइमेटिक कंडीशंस। परिस्थिति, ये मेरे पास दो चीज रहेंगी जो किसको, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को क्या करेंगी, अफेक्ट और फेवर भी कर सकती है। यानी आपको पता है कि दोनों चीजों में केमिकल कंपोजिशन इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, क्लाइमेटिक फैक्टर इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो पहला लिखो केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस, यानी मेरे पास कैसा केमिकल कंपोजिशन रहेगा जिसमें मेरी डिकम्पोजिशन की प्रोसेस इंक्रीज रहेगी और कैसा रहेगा जिसमें डिक्रीज रहेगी। ठीक है, दो प्रकार का होता है। तो पहला लिखो केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस। ठीक है, अब मेरे पास दो प्रकार का केमिकल कंपोजिशन होता है। कितने प्रकार का होता है भाई? दो प्रकार का केमिकल कंपोजिशन। एक होता है लिग्निन एंड काइटिन रिच, लिग्निन एंड काइटिन रिच, यानी इसके अंदर लिग्निन और काइटिन की मात्रा क्या है, बहुत ज्यादा है। किसकी? लिग्निन एंड काइटिन की मात्रा बहुत ज्यादा है। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में इसकी रेट, किसकी रेट, डिकम्पोजिशन रेट, डिकम्पोजिशन रेट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी, धीमी दर रहेगी भाई। कैसी रहेगी? धीमी दर। कब? कि जो मेरा डेट्राइटस था वो किसका बना है, लिग्निन एंड काइटिन का बना है। लिग्निन एंड काइटिन रिच है तो कैसी हो जाएगी, एक्सट्रीमली स्लो रेट हो जाएगी, बहुत धीमी दर हो जाती है। एक्सट्रीम में लिख लेना इस वर्ड के आगे, ठीक है, एक्सट्रीम स्लो रेट, बहुत धीमी दर हो जाती है ये। और आप देखो उसके अलावा मैं आपसे कहूं कि डिकम्पोजिशन आपकी कैसी प्रोसेस है, तो डिकम्पोजिशन आपकी O2 रिक्वायर प्रोसीजर है। बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, अति ऑक्सीकृत प्रक्रिया होती है। कैसी होती है? अति ऑक्सीकृत प्रक्रिया होती है। ठीक है, लार्ज O2 रिक्वायर प्रोसेस है ये। कैसी प्रोसेस है डिकम्पोजिशन? लार्ज O2 रिक्वायर प्रोसेस है भाई। ठीक है, अब बताओ मुझे दूसरा फैक्टर। ठीक है, कि अगर इसके अंदर क्या बना हो, अगर यही मेरा ठीक है नाइट्रोजन कंपाउंड से बना हो, यानी नाइट्रोजन से मिक्सअप हो ये, ठीक है, नाइट्रोजन से मिक्सअप हो एंड वाटर सोल्यूबल हो। कैसा हो? वाटर सोल्यूबल हो। वाटर सोल्यूबल होने के लिए क्या प्रेजेंट होगा इसमें? सुगर्स, डाइसैकराइड सुगर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो मेरा डिकम्पोजिशन रेट कैसा रहेगा? हाईली रहेगा। कैसा रहेगा डिकम्पोजिशन रेट? हाई रहेगा। हाई रेट से डिकम्पोजिशन हो जाएगा, उच्च दर हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी? उच्च दर। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपके? ये केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से मैंने इसको देखा। किसके हिसाब से देखा? केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से। अब मैं सेकंड बात करूं तो क्लाइमेटिक फैक्टर। किसकी बात करूंगा? सेकंड क्लाइमेटिक फैक्टर। ठीक है, क्लाइमेटिक फैक्टर, जलवायु भी है घटक। अब देखो मुझे क्लाइमेटिक फैक्टर्स में कैसे देखने को मिलेगा। क्लाइमेटिक फैक्टर में मेरा पहला क्लाइमेटिक फैक्टर आ रहा है कि वार्म एंड मॉइस्चर एनवायरनमेंट है। कैसा एनवायरनमेंट है? वार्म एंड मॉइस्चर, ताप एवं नमी वाला वातावरण है। तो ताप एवं नमी होती है तो मेरे पास कैसा होता है? डिकम्पोजिशन रेट कैसी होती है? ज्यादा होती है। कैसी होती है? ज्यादा होती है। यानी ये क्या करेगा? इसको फेवर करेगा। क्या करेगा भाई? फेवर करेगा, यानी फेवरेबल कंडीशन होती है। किसकी? डिकम्पोजिशन के लिए फेवरेबल कंडीशन है। अरे आप देखते नहीं हो क्या बरसात में? बरसात में देखते हो ना पेड़ पौधे और उनके आसपास की जो
पेड़ों के नीचे वो पड़ी रहती हैं पत्ती वत्तियां, और कितनी बहुत जल्दी गल जाती है, सड़ जाती है। डिकम्पोजिशन अपघटन क्या हो रहा है, बरसात भी मिल रही है, मॉइस्चर, धूप भी पड़ती है, वार्म, तो ये ऐसी कंडीशन किसको फेवर करती है, डिकम्पोजिशन की ऐसी है फेवरेबल कंडीशन है, कौन सी, वार्म एंड मॉइस्चर एनवायरनमेंट। और अगर एकदम कोल्ड हो जाए या फिर और हो जाए तो वो क्या हो जाएगी, अनफेवरेबल। ठीक है, अरे बात समझ में आ गई क्या, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सी होती है, वार्म एंड मॉइस्चर एनवायरनमेंट, ये इसके लिए क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में होता है। नहीं, इस टाइम पर मेरा डिग्रेडेशन सबसे ज्यादा होता है, इन चीजों में डिग्रेडेशन ज्यादा हो रहा है तो क्या डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा, बिल्कुल होगा। डिग्रेडेशन का मतलब ही तो वही है, डिकम्पोजिशन। अब आप देखोगे ये सारी चीजें जब ऐसे चल रही है, तो जब मैं आपको इकोसिस्टम पढ़ा रहा था तो इकोसिस्टम स्टार्ट करने से पहले आपको बताया कि इसके कुछ 4 घटक और उन 4 घटकों पर सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ेंगे, ऐसा बोला था मैंने। सबसे पहले बताया था प्रोडक्टिविटी, क्या बताया था, प्रोडक्टिविटी उत्पादकता, उसके बाद दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा बताया था एनर्जी फ्लो, क्या बताया था, एनर्जी फ्लो। अब आप देखो कि चीजें कैसे आगे बढ़ रही है। सबसे पहले मैंने प्रोडक्टिविटी देखी प्लांट के पास कि वो कैसे उसको प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद वहां से मटेरियल जो उनके पास था प्लांट्स के पास, वो टूटा, नीचे गिरा, उसके अंदर डिकम्पोजिशन जैसी प्रोसेस हुई। अब वो किस फॉर्म में आ गया मेरे पास, मुझे यूज फॉर्म में आ गया, मैं उसको यूज कर सकता हूँ, यानी प्लांट उसको भी यूज कर सकते हैं, उसके लिए यूजेबल फॉर्म में आ गया, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ गया। किस में आ गया, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ गया। अब आपको पता है कि जैसे उसको एब्जॉर्व करेगा कोई भी ऑर्गेनिज्म खाए या फिर वो खुद के सॉइल में जाए, प्लांट के लिए वो एनर्जी बने, यानी अब वो किस फॉर्म में काम करेगी, एनर्जी के फॉर्म में। किस में काम करेगी, एनर्जी। यानी एक तरह से हुआ, अब मैंने खाना खा लिया, अब मैंने क्या कर लिया, खाना खा लिया। अब मेरे खाना खाने के बाद मेरी एनर्जी क्या होगी, वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। यानी आप देख रहे हो इकोसिस्टम में भी ये सारी चीजें क्या चल रही है, सीक्वेंस में चल रही है। किस में चल रही है, सीक्वेंस में चल रही है। यानी डिकम्पोजिशन के बाद जैसे मैंने उनको, जो मेरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स थे, उनको सिंपल और इनऑर्गेनिक एब्जॉर्बेबल फॉर्म में जो मुझे चाहिए उस फॉर्म में लेके आया, उनको यूज करने के बाद मेरे पास क्या हो जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। और अब वो मेरी एनर्जी क्या होगी, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर ट्रांसफर हो जाएगी। यानी इसके बाद क्या आ जाएगा रोल, एनर्जी फ्लो, ऊर्जा का प्रवाह। बस समझ में आ गई क्या। अब आपको पता है कि जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा के लिए जो स्रोत होता है, मान ली ओनली क्या है, सोलर, सन, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही बात है क्या, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, सन ही है सारा कुछ। अरे आप फसल उगाते हो, सूर्य मतलब नहीं निकले, सौर ऊर्जा नहीं है तो आपने फसल होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट, एक अब बात है उसका, डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, जो समुद्र के अंदर गहरे, जहां तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंच सकती, जहां पर सौर ऊर्जा नहीं जा सकती, वहां पर उसमें किसका रोल नहीं होता, किसका रोल नहीं होता, सन का या सोलर एनर्जी का रोल नहीं होता। अरे आगे की बात समझ में अच्छे समझ आ गई। ठीक है, इसके बाद जो अपन है कल एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, कल एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ेंगे कि एनर्जी का फ्लो किस तरह होता है और वो कैसे काम करता है। ठीक है, कैसे काम करता है, बात समझ में आ गई क्या। आपको कंडीशन पता है, वार्म का मतलब टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, वार्म का मतलब ताप, तो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। और अगर आपको क्वेश्चन कई बार देते लो टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगी, अनफेवरेबल कंडीशन। कैसी हो जाएगी, अनफेवरेबल। लिख लो भाई, तुम भूल जाओगे फिर कहोगे सर ये तो बताया ही नहीं। ठीक है, बी हो जाएगा आपका लो टेम्परेचर। ठीक है, कम ताप है अब यहाँ पर। ठीक है, और कैसा एनवायरनमेंट है, सूखा, ड्रफ, कोल्ड कर लो, कोल्ड एनवायरनमेंट। इस टाइम पे क्या हो जाएगी, अरे ये कैसी कंडीशन हो जाएगी, अनफेवरेबल कंडीशन। कैसी हो जाएगी, अनफेवरेबल, यानी कि डिकम्पोजिशन रेट क्या हो जाएगी, बहुत स्लो हो जाएगी, बहुत लो हो जाएगी। बात समझ में आ गई क्या, डिकम्पोजिशन अच्छे समझ आया, याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब तो इतना जब कर लेते हो तो घर जाके बस तुमको सिर्फ एक बार रिवाइज करना होता है। ठीक है ना।